लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट था, इसके डेरिवेशन के बाद हमने नया डेरिवेशन देखना था। कितने डेरिवेशन करा दिए आपको? 2 डेरिवेशन हो चुके हैं। तो हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। इसको करने के लिए आपको एक चित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि इसका रंग बदल देते हैं, इसको कर देते हैं वाइट। देखो, तुम्हारे जो सिलेबस में है वो है एक कंडक्टिंग शेल का, लेकिन मैं चाहता हूँ आप शेल के साथ साथ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का भी डेरिवेशंस देखें, क्योंकि उसका डेरिवेशन देखने से होगा क्या, तुम्हारी थोड़ी सी बुद्धि खुलेगी, तुम्हें जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनको थोड़ा हेल्प मिलेगी। सबसे पहली बात यह है कि हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की रेडियस r है, ऐसा हमने दे दिया, ये कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर स्फेरिकल शेल है, इन दोनों का मतलब बस एक होता है कि जो भी चार्ज है वो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर रहेगा। तुम समझे मैं क्या बोला? मतलब जैसे मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है लेकिन वो कंडक्टिंग है। अब तुम उसे जो भी चार्ज दोगे वो चार्ज उसके वॉल्यूम में नहीं रहेगा, वो चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाएगा। अब अगर चार्ज उसकी सरफेस पर आ गया तो जहाँ जहाँ चार्ज है वहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि वो बॉडी कैसी है। अगर एक सॉलिड स्फीयर का पूरा चार्ज उसकी सरफेस पर है तो मैं उसे सॉलिड स्फीयर नहीं बोलूँगा, मेरे लिए वो कैसा है, शेल। शेल मतलब खोखला गोला। शेल मतलब कैसा? खोखला गोला। इसको ही दूसरे शब्दों में बोलते हैं हॉलो स्फीयर। चमक गई बात? तो मैं 3 नाम से बुला सकता हूँ इस डेरिवेशन को। पहला स्फेरिकल शेल, दूसरा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और तीसरा हॉलो स्फीयर। इसमें जो भी चार्ज देंगे चार्ज इसकी सरफेस पर है। अब हमसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए आपकी जगह 3 जगह बात करी जाएगी। पहला बोला जाएगा कि आप R लेस देन R पर बता दीजिए, दूसरा बोला जाएगा आप R ग्रेटर देन R पर बता दीजिए, और तीसरी बात R इक्वल टू R पर हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब बैठ के पढ़ो, ठीक है ना? जब सीरियसली पढ़ा रहे हैं तो सीरियसली पढ़ो, वरना उठा के फेंक देंगे बाहर। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अगर डेरिवेशन आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि इनमें से कोई एक बताओ, तुमको बोलेगा सिंपल कि हमें ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में यूनिफॉर्मली चार्ज इन स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करके दो। तुमको तीनों बताने हैं। करते कैसे हैं? तो करने का सिंपल स्टेप है, अपन शुरुआत कर रहे हैं R लेस देन R से, फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले के लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली, तो इसके लिए मैंने एक कंडक्टिंग गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली फर्स्ट वाले के लिए, और R लेस देन R। तो जैसे ही मैंने कंडक्टिंग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करी, तो गॉसियन सरफेस है स्फेरिकल। मैंने बड़े शॉर्ट में लिखा है गॉसियन सरफेस का नेचर कैसा है, स्फेरिकल। यही बात अगर तुमसे मैं बोलूँ कि आप जब पेपर में जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि लेट अस अज्यूम गॉसियन सरफेस टू बी स्फेरिकल। इस बात को ऐसा बढ़ा के लिख देंगे रायते की तरह। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानने से अब तुम लगाओगे यहाँ पे गॉस लॉ, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। जैसे ही आप अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बात करोगे तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लेकिन जैसे आप इस स्फीयर के अंदर देखेंगे तो क्या कोई भी चार्ज जो तुमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस अज्यूम करी है इसके अंदर है क्या? नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो आप लिखोगे देखो भैया ये है E इंटू एस।
एस मतलब इसका छोटी सी जो तुमने सरफेस मानी है इसका सरफेस एरिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे बताने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस गॉसियन सरफेस का जो भी एरिया वेक्टर होगा, गौर से सुन, जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता तो इधर होता, और एरिया वेक्टर होता इस पॉइंट का तो भी इधर होता, तो इनके बीच का एंगल कितना होता? जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर, एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता? जीरो। इसीलिए मैंने यहाँ पे ई एस कॉस जीरो लिखा है। इससे कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नजर मत हटाना। क्यू एनक्लोज्ड जीरो है क्योंकि इस गोले के अंदर कोई भी चार्ज, अगर इस गोले के अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्या एरिया जीरो हो सकता है? नहीं। तो फिर किसको जीरो होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाकी सब उधर जाके जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। तो पहली चीज समझ में आ गई कि आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? जीरो। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना रहेगा? जीरो। ठीक है। दूसरी बात, फिर हमें बोला गया कि नहीं अब आप ये बता दीजिए आर ग्रेटर देन आर पे क्या होगा। तो हमने कहा देखो भाई, जब आप आर ग्रेटर देन आर की बात कर रहे हैं तो वापस से मैं गोला बना रहा हूँ, तुमको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब गॉसियन सरफेस में बाहर बनाऊंगा, और इसमें मैंने ये येलो कलर की गॉसियन सरफेस बना दी। ठीक है। तो जो भी चार्ज था अपने पास वो चार्ज तो इस पे पड़ा हुआ है, जो भी अपन ने इस गोले को चार्ज दिया वो प्लस क्यू चार्ज तो इस पे है, इसकी रेडियस है आर, और गॉसियन सरफेस अपन ने मानी है यहाँ पर, ये है मेरी गॉसियन सरफेस। ओके। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फिर वापस से लिखने की जरूरत है। मैं वही कहानी लिखूंगा कि अगर यहाँ पर मुझे ये वेक्टर बनाना पड़े इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सिमिलरली यहाँ का जो डी एस वैक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो भी इधर होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? जीरो। तो मैं लिखूंगा ई एस कॉस जीरो, या पूरा लिख देते हैं, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई एस कॉस जीरो बराबर क्यू एनक्लोज्ड। तो कितना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है? पूरा गोले ही एनक्लोज्ड है, गोले पे चार्ज कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा ई इंटू एस। इसका स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ऐसा मुझे ऐसा दिख रहा है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज का जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि इस क्यू चार्ज को पूरे को पूरे अगर मैं सेंटर पर रख दूं, यहाँ से आर दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो उसका फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? तुम लिखने के लिए परेशान मत हो बिटिया, है ना, हम वापस से मौका देंगे लिखने का, रिलैक्स रहो, समझने पे पूरा ध्यान दो। लिखना बहुत छोटा काम है जीवन में। दूसरी बात देखते हैं इसका। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऊपर हेडिंग देख के कंफ्यूज मत हो जाना, वो मैं लिखाऊंगा अभी। दूसरी बात ऐसी है कि अगर यहाँ पर R इक्वल टू आर हो जाए, दूसरी नहीं तीसरी बात, तो इसी फॉर्मूले में जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आप के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख रहे हैं, तो उसको क्या लिख देंगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू में सिर्फ आर की जगह क्या डालना है? कैपिटल आर। ठीक है। फिर हमसे बोलता है कि ना आप ना इन सबका ग्राफ बना दीजिए। तो चलो ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि क्या हो गया भाई, बुरा मान गया क्या?
ये ग्राफ को आप देखिए, हम जिस ग्राफ की बात कर रहे हैं वो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, लेकिन किसके लिए? शेल के लिए। तो शेल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये तो जीरो वाली लाइन है, और यहाँ पर अपन एक लाइन बना लेते हैं वाइट कलर में, एक लाइन बना लेते हैं ऐसी। आओ देखें, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये है के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। जीरो से लेके आर इज इक्वल टू आर तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, सही बात है। और आर इज इक्वल टू आर के बाद ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r²। 1/r² क्या होता है? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला है वो ऐसा बन जाएगा, सही बात है। यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर बराबर आर पर जो वैल्यू लेगा, क्या वो जीरो वैल्यू लेगा या फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर वैल्यू लेगा? के क्यू बाई आर। इसीलिए ये ग्राफ ना यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे ग्राफ में सडन जंप आया है कि नहीं आया? तो ये जंप आर इज इक्वल टू आर पर वैल्यू जीरो नहीं है, कितनी है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसीलिए इसको मैंने अलग से भी बताया है, और ग्राफ में भी यहाँ पर इसको मतलब होता है, एक जगह मैंने गोला बनाया है, एक जगह मैंने सॉलिड गोला बनाया है। यहाँ सॉलिड गोला है, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू नहीं लेनी। ग्राफ में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए पूरी बात? अब छापो, और कोई भी डाउट है तो पूछो। आगे देखो। अरे देवी, क्या हो गया आद्या? अरे हमें भी सुना दे, हम भी हंस लेंगे भाई। इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि काम का है। देखो, मेरा काम है सब चीज़ बताना, तो मैं तो बताऊंगा। इसके डेरिवेशन में कुछ चीज़ें तो जीवन में आसान है, जैसे r ग्रेटर देन r पर तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर ही रहेगी। r इक्वल टू आर पर ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की के क्यू बाई आर स्क्वायर यही रहेगी एज इट इज़। क्योंकि जैसे तुम इसके बाहर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे पूरे का पूरा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? इसके सेंटर पे। आया ना? तो जो परेशानी आएगी वो तब आएगी जब तुम इसके अंदर आओगे। इस पर टोटल चार्ज क्यू है और इसकी रेडियस आर है। गौर से बुद्धि इधर लगा के देखेंगे, अपने को इसके अंदर एक छोटी सी गॉसियन सरफेस अज्यूम करनी है, क्योंकि अपने को ड्राइव यही करना है। जैसे अपन ने इसको ऐसा मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर हो गई, और तीसरा जिसके लिए हम ये खेल रहे हैं वो कौन है? आर लेस देन आर है कि नहीं? आर लेस देन आर के लिए अपन लगाएंगे गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के हिसाब से हम अगेन लिखेंगे ई एस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि तुम्हें कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज आती है। क्यू चार्ज वी वॉल्यूम में है, तो वी वॉल्यूम का मतलब हो गया मेरे लिए, यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालूं तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो हो जाएगी मेरे पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम। हाँ या ना? तो क्यू चार्ज मेरे पास जिस वॉल्यूम में है वो है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। यहाँ तक कोई समस्या? देख कनिष्क इधर देख, ए क्या नाम है तेरा? ऋषभ है ना? ऋषभ नाम है ना तेरा? इधर देख। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूं कि एनक्लोज्ड चार्ज कितना है। तो क्यू एनक्लोज्ड के लिए मैं डेंसिटी लिख दूं इनटू एनक्लोज्ड वॉल्यूम लिख दूं। आया ना? तो डेंसिटी मेरे पास हो गई
Q इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम एनक्लोज्ड कितना है, तो वॉल्यूम एनक्लोज्ड है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि मुझे सिर्फ इस गोले का ही तो वॉल्यूम लिखना है अंदर वाले का, और अंदर वाले गोले का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। और चार्ज कहाँ पर फैला है, पूरे वॉल्यूम में। क्या सिर्फ सरफेस पर है, नहीं, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज कंडक्ट होके बाहर की तरफ कभी जाएगा ही नहीं। तो यहां से अपन ने 4/3 पाई से 4/3 पाई उड़ा दिया, तो मेरे पास Q एनक्लोज्ड जो बचा, वो बच्चों ने बता दिया सर ये बच गया आपके पास Q एनक्लोज्ड। ठीक है, इसको उठा के यहां चिपका देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और जो मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम करी है उसका सरफेस एरिया है 4πr²। Q एनक्लोज की बात करेंगे तो वो है QR³ अपॉन कैपिटल R³। इस R² से ये क्यूब कट गया, तो सिर्फ एक R बचा। 3 R थे, 2 R इधर थे, तो 1 R बच गया कटने के बाद। तो यहां से जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट भूल गया मैं, इनटू QR/R³। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQR अपॉन कैपिटल R³। ठीक है सर, ये डेरिवेशन तो नहीं याद रखना है, फॉर्मूले रट्टा मारने हैं, याद होने ही चाहिए फॉर्मूले। फॉर्मूला सिलेबस में है, डेरिवेशन नहीं है। समझ गए बात को? तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये वाला एक नई चीज जो कि कुछ अजीब सी दिख रही है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। देखो इधर बच्चा, सुनो सुनो सुनो, अभी ना इधर देखो। अभी तक तुमने जो देखा उसमें ऐसा देख लिया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस जो भी डिस्टेंस है R का ग्राफ है। किसके लिए? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तुम्हें जो जिसके अराउंड खेलना है वो R=R है। जब R<R था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? E∝R है कि नहीं है? E∝R होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू R है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। लेकिन जैसे मैं इससे इधर गया तो हाईएस्ट पॉइंट से तो यहाँ पर हाइपरबोला ही है, क्योंकि इससे आगे तो अभी भी ये क्या है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, तो E∝1/R² है। और हाईएस्ट पॉइंट पर अपन देखेंगे, डिस्काउंट ज़्यादा आगे नहीं जाना, वापस आ, ये हो जाएगा तुम्हारे पास KQ/R²। बाकी बात तो दोनों ग्राफ तुमने समझ लिए। एक ग्राफ में क्या था, नॉन कंडक्ट जो कंडक्टिंग था या शेल थी उसमें सिर्फ यहाँ पे नीचे था, और यहाँ पर कैसा हो गया है, डायरेक्ट। तो तुम्हें फॉर्मूले जो हैं वो याद करने हैं। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो याद करना है, गोला कोई सा भी हो, अगर गोले से बाहर बात करोगे पॉइंट चार्ज जैसा या एक्ट करेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, KQ/R²। सरफेस पर आओगे पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, KQ/R²। सरफेस के अंदर आओगे, अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज सरफेस पर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो फॉर्मूला है KQR/R³। KQR/R³, गलत नहीं बोलना है, छाप लेंगे। आगे देखते हैं। देखो यार, अब सारी बातें तो खत्म हो गई, तुमको अभी तक क्या क्या बताया है उसको अपन समराइज कर रहे हैं। तुम्हें जो नहीं पता है वो देखते रहना। जैसे जब तुमने बोला था पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, KQ/R²। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का। हाँ या ना बोल, हाँ ठीक है। दूसरी चीज तुमने देखी थी क्या, जल्दी बोल। वायर देखा था ना यार, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर देखा था। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, बोल ना। तुम्हें फॉर्मूले नहीं याद हुए अभी तक, ना लाइको?
2 के लैम्डा बाई आर, तो ये भी ऐसा ही दिखेगा, ये भी E प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ये E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तीसरी चीज तुमने क्या पढ़ी थी, जल्दी बोल, है इनफाइनाइट शीट, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, बोल बोल, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे कांस्टेंट रहेगी, हाँ या ना, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चौथी चीज इसके बाद तुमने देखा, क्या देखा, हॉलो स्फीयर, जिसे तुम शेल बोल रहे हो, और पांचवी चीज तुमने देखी सॉलिड स्फीयर। इतना ही देखा है ना। इन दोनों के फॉर्मूले भी तुमने देख लिए। R लेस देन R पर हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला कितना था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। R ग्रेटर देन R पर कितना था, KQ बाई R²। सॉलिड स्फीयर के केस में R लेस देन R पर कितना था, KQ R/RQ, है ना, था या नहीं था, याद हो गया सब। ये किसे छापना है, इसमें से क्या नहीं तुम्हारी कॉपी में लिखा वो छाप लो। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होता, सिर्फ हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तुम तभी बोलोगे जब E प्रोपोर्शनल टू 1/r है। इसकी शेप हाइपरबोलिक है, बट ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। उसके लिए x की पावर -1 होना बहुत जरूरी है प्रोपोर्शनलिटी में। चलिए, तो देखो सुनो, तुम्हें ना कुछ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने चाहिए, जैसे कि ये एक वायर है फाइनाइट, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ये लैम्डा है। इट इज फाइनाइट वायर। अगर फाइनाइट वायर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा E परपेंडिकुलर, एक होगा E पैरेलल। E परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होगा k लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसका फॉर्मूला होगा k लैम्डा बाई r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है। दूसरी चीज, रिंग है, इसकी रेडियस r है, यहाँ से डिस्टेंस x है, चार्ज इस पे q फैला है, तो ये हम बात कर रहे हैं चार्ज रिंग की। चार्ज रिंग के x एक्सिस पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है, कितना होता है, KQX/x² प्लस r² की पावर 3/2। यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है ये होती है √x² प्लस r²। ये सारे के सारे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, यही नीट के लिए। KQX/x² प्लस r² की पावर 3/2। इसमें दो पॉइंट हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जिन्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। बताना है क्या, छोड़ो, फिर ज्ञान ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए ना, फट जाएगा कुछ दिन में। तो ये हो गया फाइनाइट वायर, ये हो गया चार्ज स्फीयर, चार्ज रिंग हो गई। इसके अलावा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नियर चार्ज्ड कंडक्टिंग या चार्ज्ड बॉडी, ऐसा लिख सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है, एक आर्बिट्री, ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका मतलब पूरे का पूरा, कनिष्क बात मत कर, है ना, पूरे का पूरा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पर फैला पड़ा है। इसके एकदम पास में मैं पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता कितना होगा, एकदम नियर बाई, उसको बताने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एक स्फीयर एज्यूम, ये सिलेंडर एज्यूम कर लेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिलेंडर की एक ही सरफेस बाहर है, दूसरी सरफेस तो उस कंडक्टर के अंदर है। जब
इस कंडक्टर के अंदर है, तो जब तू डेरिवेशन लिखेगा ई एस का इंटीग्रेशन या सिर्फ ई एस ही लिख दे, तो ई एस में कर्व वाला का तो वैसे ही जीरो रहना है। एक तो ये सरफेस वाला बचा जिसमें ई भी इधर है एस इधर है, तो सिर्फ ई एस बचा। दूसरी साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, आया ना? तो इसको लिखेगा तू सिग्मा अपॉन ई एस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आया ना? सॉरी, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज को लिखेगा सिग्मा इनटू एरिया दैट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एस से एस कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये कोई पूछे कि कोई सॉलिड कंडक्टर है बड़ा सा और उसके एकदम नियर बाई जाके बताओ कितना चार्ज होगा, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसका आंसर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आता कहाँ से है? गॉस लॉ से। गॉस लॉ से कैसे आया? मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर माना, यहाँ पर इस साइड तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं क्योंकि कंडक्टर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सेंस ही नहीं है। कर्व वाले का जीरो है तो एक ही बचेगा, तो गॉस लॉ के हिसाब से मैंने लिख दिया ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन बराबर क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चमक गई बात? याद रह जाएगा? ठीक है, तो ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं, इनको देख लेंगे। इसका ग्राफ तुम्हें याद है क्या? तुम्हें कैसे याद होगा? तुम्हें तो पता ही नहीं होगा इसका ग्राफ कैसा होता है। देखो इधर, अब तुमसे एक्चुअली क्या है कि यही पढ़ाने का मजा है। इसका ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है? जे नीट वाले वही लिखना, बाकी लोग मत लिखना, स्पेशली जेई वाले। इसका ग्राफ होता है ऐसा, ई वर्सेस एक्स का। ओके, यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है पॉइंट? ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। कुछ नहीं होता तो लिख। देखो ये जो पॉइंट हैं, यहाँ पर तुम देख रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, और दूसरे साइड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे तो मिनिमम है। ये जो वैल्यू होती है ये होती है आर बाई रूट टू, और ये होती है माइनस आर बाई रूट टू। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। ये निकालना बहुत आसान है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तेरे पास कितना था, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको ना डिफ्रेंशिएट कर दे, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इतना तो तू कर ही लेगा डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करके एक्स की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी एक बार 0 करके। डिफ्रेंशिएट करना आता है? नहीं आता? बात नहीं करनी, आता है या नहीं आता है? शायद वालों से बात ही नहीं करनी भाई, मुझे आता है नहीं आता इसी को लेके कंफ्यूज होता, फिर भाई कैसे चलेगा जीवन? बेटा इंटीग्रेशन बाय चेन रूल से होना है, वो u बाई वी रूल से हो जाएगा। ये u है, नीचे v है, u बाई वी रूल से इंटीग्रेट होना है। समझ गया? अब तुझे u बाई वी रूल भी नहीं आता है, चल बता फॉर्मूला क्या है, बता। बस कर दिया ना गड़बड़? आता है ना तुझे? कर दिया ना गड़बड़ फंडामेंटल में? कुछ नहीं? हाँ तो हो गया। तो तुम्हें दो बातें बतानी थी, इसके लिए एक्स्ट्रा एक कहानी बताई थी। हाँ एक चीज़ और जो मुझे बतानी थी वो क्या थी, वो भी जे नीट के लिए काम की है, ताकि स्कूल वगैरह में ज़्यादा तुम्हें दर्द नहीं देगी। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। देखो आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ऐसा है, ये आर्क यहाँ पर ना, ये आर्क है कोई, ये प्लस 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 प्लस, ये लैम्डा है, और यहाँ पर ये अल्फ़ा बाई 2 है, ये भी अल्फ़ा बाई 2 है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? अल्फ़ा। तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो होता है 2k लैम्डा बाई आर, आर इसकी रेडियस है, इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2। अब अगर ये पूरा गोला हो करना है तो पूरा गोला के लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये तुम समझे क्या हुआ है यहाँ पे? ये ऐसा है कि एक रिंग है, ठीक है? इस रिंग का अपन ने इतना हिस्सा काट लिया,
जो कि सेंटर पे कितना एंगल सब्सटेन कर रहा है, अल्फा। अब पूछ रहे हैं कि इस रिंग के सेंटर पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो अगर अपन इतना हिस्सा रखेंगे तो इतने हिस्से की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, उसका फॉर्मूला है। अगर हम चाहते हैं कि हम पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं तो अल्फा की वैल्यू 360 होनी चाहिए। 360/2 मतलब 180, साइन 180 जीरो होता है, होना भी चाहिए कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। छाप लेंगे। सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, फटाफट निपटाने हैं। कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना है, खुद सॉल्व करना है, फटाफट खत्म करो। करो करो, हो गया बस टाइम। देखिए यार वो पेंसिल तो दो, कहाँ गई? कितने लोगों का आंसर आ गया इसका? क्या आंसर है? सबके अलग अलग आंसर है, वेरी गुड। देखो ऐसा कह रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है, शांत होकर सुनेंगे। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस अपने को दे रखी है, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर रेडियस है जिस पे चार्ज अननोन है। हमसे जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा। ये कैपिटल आर है इसकी रेडियस। और 20 सेंटीमीटर पर हमसे जानना चाह रहा है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, मतलब चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव होगा तभी तो रेडियली इनवर्ड होगा। अगर पॉजिटिव होता हो तो रेडियली आउटवर्ड होता। बहुत बढ़िया। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। बहुत आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर KQ/R² होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये E के बराबर है, हमसे Q पूछा है, Q की वैल्यू हो जाएगी ER²/K। बच्चे नालायक तो नहीं है ऐसा मुझे लगता है, बाकी तुम लोग बताओ। ये है 0.2 का स्क्वायर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 0.2 मीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। तो हमसे तो बाहर ही बात करिए। K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹। बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करके कितना आ रहा है? एक लोग बोलो कोई। 6.67 इंटू 10⁻⁹। 2/3 is 0.666। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? तो ये सही है। एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे। तुम्हें ज्ञान नहीं देना है, तुम्हें इधर देखना है। चार्ज का जो नेचर है, इनवर्ट होने की वजह से जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव नेचर का होगा। कितने लोगों का आंसर आ गया था? याद रहो। तेरा आंसर क्यों नहीं आया रे वैष्णव? डायग्राम, डायग्राम से मतलब नहीं है बेटा, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी। चलो अगला क्वेश्चन। छाप लिया? ये छापू वीरो, छाप लिया? आंसर मुझे सबके चाहिए। ऐसा कोई चीज है जो अपन ने पढ़ी नहीं है तो सॉल्व भी होने चाहिए। करो फटाफट। मिक्स क्वेश्चन है ना? तुमने सब पढ़ रखा है, फॉर्मूले सब याद करो और लगाओ। एक काम करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है? चलो ऐसा बोल रहा है कि कंडक्टिंग स्फीयर की जो डायमीटर है वो 2.4 है, उसकी जो रेडियस हो गई वो हो गई 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसने तो चार्ज पूछा है, पहला तो इजी है। चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया, ये तो अपन बता ही चुके हैं तुम्हें सब। और दूसरा हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस, ये भी बहुत आसान है। फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0।
दैट इज सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर से वैल्यू निकालो, नीचे रखो, आंसर आ गया। सिग्मा था क्यू बाई ए, लैम्डा था क्यू बाई एल, एंड रो था क्यू बाई वी, मतलब वॉल्यूम। अगली बार जब भी पेपर होगा अपनी राइटिंग को सुधार लेना। पहली बार था अपन ने कुछ नहीं बोला। अगली बार अगर राइटिंग तुम्हारी सही नहीं मिली कॉपी में तो मार्क्स नहीं दूंगा, ठीक है? खुद पढ़े खुदा पढ़े वाली कहानी नहीं चाहिए अपने को। तो नंबर भी उधर से ही लेके आना। बात करवा ले गधे, आंसर नहीं निकाल पाया तो अभी तक घूसा खाएगा। जबान चला रहा है गधा। क्या बेटा? सॉल्व करके बता दो क्या वैल्यू आ रही है इसकी। हो या कूला? उसको 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हाँ, पाई को पाई रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाई को पाई रहने दो। उस केस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 4 पाई के टर्म में लिख देना, ठीक है ना? क्या है इसकी वैल्यू सॉल्व होके कितनी आ रही है क्योंकि पाई में ही छोड़ दे बता। वन 16 या 60? 160.10⁻⁻6। ठीक है, हाँ भैया यही आया। पाई को सॉल्व करके क्या आ रहा है तो अभी देख लेते हैं। अभी देख लेते हैं भाई। 504.91। तो ये या तो फिर ये गलत है। सॉल्व होके मुझे फाइनल बताओ कितना आ रहा है। 362। कहीं डेसिमल वेसिमल नाम की चीज होती है ना, कहाँ लगाया है? बहुत बढ़िया लगा दिया। इंटू 10⁻⁴ 3 4। ये आ रहा है क्या? क्या तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पा रहे हो यार? कैलकुलेशन तुम्हारी बड़ी अच्छी है फिर तो। आप सही आ गया ना? चलो चलेगा, सब चलेगा, सब दौड़ेगा। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट, इसकी सॉल्व होकर आ रही है 1.44 इंटू 10⁻⁹ 8.85 है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मुझे पूरी उम्मीद है ये तुम सॉल्व कर ही लोगे, मुझे बचपन से भरोसा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा अच्छा हाँ यार सही कह रहे हो। ये -3 हो जाएगा, -9 नहीं -3 हो जाएगा। 3 पॉइंट इधर गया है ना, तो ये यहाँ पे 3 आएगा। इसके बाद सॉल्व कर लेंगे आप,
मुझे पूरी उम्मीद है। भाई कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अच्छा, कर लेना, कर लेना। चलो आगे बढ़े क्या? इसको सॉल्व करना है आगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम क्या आ रहा है? ठीक है, जो भी आएगा तुम कर लेना, आई डोंट केयर। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, आ ही जाएगा जो भी आंसर है। माइनस माइनस में कैसे आएगा? आंसर तो प्लस में आएगा ना। पावर माइनस में कैसे आएगी? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये वाला थोड़ी, ये। कृपया चोंच बंद करके पढ़ें। एकदम आसान क्वेश्चन। उसने क्या बोल रखा है कि अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज का मतलब एक शीट है, वायर है, एक वायर का 2 मीटर दूरी पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा, क्या पूछा है? लैम्डा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2K λ/r, बताने की जरूरत नहीं है, शीट का ये तो याद ही कर रखा है। तो 2 × 9 × 10⁻⁹ लैम्डा कितना दिया है निकालना है। आर कितना है? 2 मीटर, मीटर है। हाँ वही यार, 2 × 10⁻⁻² बराबर 9 × 10⁴। 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 9 तो बचे 5, 9 तो 11, 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 कूलाम पर मीटर। इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻8, या ठीक है ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, या इसको 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर भी लिख सकते हैं। कितना? 10⁻⁴ दिया था ना ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तुमको नहीं आता है, ये तुम इधर देखो, मैं बता रहा हूँ सुनो। 2 प्लेट हैं, ठीक है, एक प्लेट पे एक दूसरे के आसपास है, इन पे इनर चार्ज डेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब इस पे सिग्मा है तो इस पे माइनस सिग्मा है। समझ गए? तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, तो पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है कि इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, दूसरा क्वेश्चन ये है। और तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर बीच में बता दो। तुम बस गौर से सुनो, एकदम घोंचू की तरह, ठीक है, सुनना है। हो क्या रहा है कि जो पूरी की पूरी चार्ज है वो इनर साइड है, ऐसा उसने क्वेश्चन में खुद बोला है। ठीक है, ऐसा उसने बोला है कि ऑन देयर इनर फेस, मतलब अंदर की तरफ है, तो चार्ज कोई बाहर तो है ही नहीं इस पे। अब मैं अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इस सिग्मा वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस साइड होगा? अवे। और कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2ε0। सिमिलरली निगेटिव वाले की वजह से इधर होगा टूवर्ड्स सिग्मा अपॉन 2ε0। तो नेट कितना हो जाएगा?
समझ गए बात को? सिमिलरली ये पॉजिटिव वाला इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। वैल्यू कितनी रहेगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी नेट कितना हो गया? तो ये तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बीच वाला क्वेश्चन नंबर 3, मैं एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि मैं समझाने में ज़्यादा टाइम दे पाऊँ तुम्हें। अब तीसरा देखो, तीसरा मज़ेदार है। तीसरा करने के लिए इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो जो तीसरा वाला जो पॉइंट है इस सी को, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ई कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया? समझ गए बात को? बस इतना ही पूछा है क्वेश्चन, दैट्स इट। और सिग्मा की वैल्यू दी है क्या इसने? हाँ, तो सिग्मा की वैल्यू डाल दो, 17 इंटू 10⁻⁻22, और माइक्रो तो है नहीं, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, आंसर याद कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में ऐसा है कि एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर को देख के अपने को ये देखना है कि विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास, ये रेशियो की बात कर रहा है। ये जज कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये पक्की बात है कि ये भी शीट है, ये भी शीट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज आ रहा है, अगर ये चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है। और अगर कोई चार्ज नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब इस पर फोर्स नीचे लग रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? वो कह रहा है हमसे कि गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं कि आखिर कौन से चार्ज का क्या साइन रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में नीचे की तरफ है। अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो उस पर फोर्स नीचे की तरफ रहेगा, अगर चार्ज नेगेटिव रहेगा तो उस पर फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पे पार्टिकल 1 और 2 ये दोनों किधर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 इन दोनों का नेचर कैसा है? और तीसरा वाला जो पार्टिकल है उसका नेचर कैसा है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। फिर बात आती है Q बाई एम की। तो देखो, जो ज्यादा चला है, तो जो बोल रहे हैं गौर से सुन, जो ज्यादा चला है इसका मतलब उस पर फोर्स ज्यादा रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। आया ना? जो इस स्ट्रेट लाइन से ज्यादा मुड़ गया इसका मतलब उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो यहां पे देख के क्या लग रहा है, कौन ज्यादा मुड़ा है, 1 या 2? थर्ड की तो बात बाद में करेंगे, वो तो उसको नीचे का ही मामला है। क्या लग रहा है, 1 ज्यादा मुड़ा है कि 2 ज्यादा मुड़ा है? और अगर मैं 1 और 3 में देखूं तो कौन ज्यादा मुड़ा है? 3। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा Q बाई एम रेशियो किसका होगा? 3 का। समझ गए? तो Q बाई एम हमने कैसे जज किया? जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, डिफ्लेक्शन की स्पेलिंग क्या होती है? अच्छा, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, इसका मतलब उस पर एक्सेलरेशन ज्यादा। एक्सेलरेशन ज्यादा मतलब फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा मतलब Q बाई एम ज्यादा। समझ गए? या एक्सेलरेशन का मतलब ही Q बाई एम हो जाएगा। एक्सेलर क्योंकि जो फोर्स है वो तो कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो Q इंटू ई, मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन किसका है? थर्ड का। इसीलिए हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो थर्ड का है। सिंस डिफ्लेक्शन is highest in case of third, since deflection is highest in case of third, that's why Q by m ratio will be maximum for it. Since deflection is higher in case of third,
its Q by M ratio will be highest. ठीक है, 3 बार पूछेगा, 3 बार अलग लाइन बोलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं याद रहती पिछली लाइन मैंने क्या बोली है, इसलिए मुझसे पूछा मत कर। छाप तो लिए होगा, आसान क्वेश्चन था, है ना, बच्चा वाला क्वेश्चन था। क्या थोड़ा था, ग द हा, ठीक है, खुश हो जाता है एकदम, ऐसा तो बोला ग द हा, सर ने गधा बोला है भाई। तो क्या गर्दभ नाम रखें, गर्दभ, गर्दभ, गर्दभ जानते हो, गर्दभ? एक बात बता बेटा, तू कहाँ कहाँ रहता है, ऐसा घर के बाहर नहीं निकलता क्या कभी, ऐसा हिंदी विंदी नहीं पढ़ी? वैशाख नंदन सुना है? वैशाख नंदन एक्चुअली क्या होता है कि जब गधा है ना, वैशाख महीना होता है, चैत्र वैशाख, है ना, तो चैत्र भी चल रहा है, इसके बाद वैशाख आएगा तो गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। तो वैशाख माह में जो गधा होता है वो जबरदस्ती का रेंकता है, जबरदस्ती का, एकदम ऐसे उसका मन करेगा, ऐसा रहेगा ढेंचू ढेंचू ढेंचू। तो उसको इसीलिए वो वैशाख महीने में गधा खुश रहता है, इसीलिए उसका नाम है वैशाख नंदन। तो किसी को जब सम्मानित रूप से गधा बोलना हो तो बोलेंगे हे प्रिय वैशाख नंदन, वैशाख नंदन। अरे यार ये भी सिखाना पड़ेगा फिजिक्स के संग, वैशाख नंदन। तो आज के बाद अगर किसी को मैं वैशाख नंदन बोलूं तो खुश हो जाना, कितना बढ़िया नाम है, क्या नाम है, वैशाख नंदन, मतलब गधा बोल रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि टू चार्ज 3 and -3 आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। कछुओं, बोर्ड पे देखो, इसने कहा है कि एक चार्ज तो है 3 माइक्रोकूलम, एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम, इनके बीच की जो दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मिड पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। क्या ये क्वेश्चन डायपोल का है, पहले बताओ, एकदम सटीक क्वेश्चन पूछा है, क्या ये क्वेश्चन डायपोल का है, हाँ या ना? नहीं है। अब रीजन सुनो, डायपोल के लिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये 20 सेंटीमीटर शॉर्ट होता है क्या? तो डायपोल, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, डिस्टेंस छोटी होनी चाहिए। तो इसीलिए वो डायपोल वाले फॉर्मूले यहां पे मत चिपका देना, फॉर्मूले चिपकाए तुम निपटे, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो किधर होगा इसका डायरेक्शन, राइट में लेफ्ट में? राइट में होगा। और ये नेगेटिव वाले की वजह से, तो ये ई ड्यू टू ए है और ये नेगेटिव है, तो इसकी वजह से भी ई ड्यू टू बी है। ये रिपेल करेगा और वो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे और नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स। यहां से यहां तक की दूरी अब कितनी बची, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 20 थी, ये 10 और ये भी कितनी बची, 10। आओ शुरुआत करें। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो हम बोलेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक मिनट यार, नामकरण ना इसका कुछ और कर दो, आर नॉट कर दो, क्योंकि ना अभी कंफ्यूजन आ जाएगा वरना। ई ए प्लस ई बी दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने अज्यूम कर ली है, तो चार्ज में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं बता चुका हूं पहले कि अगर अपन ने डायरेक्शन खुद डिसाइड कर ली तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा के 2kq बाई आर स्क्वायर, वैल्यू चिपकाएंगे 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज बोल 3 माइक्रो, डिस्टेंस बता 10 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है अब इनके बीच। समझ गए बात? इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। 3 दूनी 6, 6 नेम 54, तो ये तो हो गया 54।
ऊपर आ जाओ, ये तो सिंपल है, 2 × 9 × 3, और ये हो जाएगा 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3, तो 10⁻³ नीचे आ जाओ, नीचे बचा 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ, कुछ कहना चाहते हो? तो 10⁻⁻ हो जाएगा ये प्लस का 5, ऐसा आ रहा है भाई, सही है क्या? तुम्हें क्या लगता है यही आएगा? कि, कितने लोगों का आंसर आ गया? कितने लोगों का आंसर नहीं आया वो हाथ उठाओ जरा, मैं मिलना चाहता हूं तुमसे। क्यों नहीं आया? अजी सोच रहे हो, अच्छा सोचना नहीं है, और किसका नहीं है? आ गया आपका मोहतरमा, नहीं आया? तुम आ जाइयो ना। हाँ कोई बात नहीं, अब आने लगेंगे बेटा 2-4 दिन में, एक बार रिवाइज कर लेना, बैकअप कर लेना, आने लगेंगे। यही चीज मैंने आपसे बोली थी कि अगर मैंने चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑलरेडी अज्यूम कर ली है तो चार्ज को विद साइन रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने माइनस की वजह से डायरेक्शन वेक्टर के साथ खुद ही डिसाइड कर ली, तो अब मैं माइनस नहीं लगाने वाला। ओके, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट सुनो, सेकंड पार्ट, बैक बेंचर सोसाइटी अटेंटिव रहना है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? एक निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ, अब देखो भाई क्या काम हुआ, अभी तक जो भी टेस्ट चार्ज होता था उसकी फंडामेंटल डेफिनेशन क्या थी कि पॉजिटिव होता है। इसने क्या बोला, नहीं नहीं तुम तो एक काम करो नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखो। अपने मानने में क्या जा रहा है, मान लिया नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, तो मुझे क्यों पता चल गया, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज। जैसा ही मैंने ये बोला तो मुझे पता है फोर्स होता है Q × E। कोई भी चार्ज जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाला फोर्स होगा Q × E। चार्ज मेरे पास निगेटिव में है, वो निगेटिव चार्ज से तुमसे क्या जानना चाह रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। इस O पॉइंट को अगर अपन बनाए वापस से, यही तो O पॉइंट था, मिड पॉइंट, इस O पॉइंट पे अगर अपन बनाए, या इसको पूरा मैं AB के साथ बना देता हूँ रंग बदल के, क्योंकि अपन सब तो गिरगिट है। देखो ये A है, ये B है, ये पॉइंट O है। यहाँ पर अपन ने कौन सा चार्ज रखा था, पॉजिटिव, यहाँ पर क्या रखा था, नेगेटिव। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो मेरा इस डायरेक्शन में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया -Q, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जब चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 1.5 × 10⁻⁻⁹, ये तो हो गया चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सभी बच्चे निकाल ही चुके हैं, 54 × 10⁻5। बुद्धि से डायरेक्शन बताओ, +i कैप -i कैप, जल्दी बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलना, +i कैप -i कैप। क्यों? क्योंकि किधर है, लेफ्ट में, तो हो जाएगा माइनस का i कैप। ओके, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 15 चौक 60, 6 बचा, 75, 75 और 6 कितना होता है, 81, तो ये 81 हो गया इंटू 10⁻⁻⁴, तो आंसर हो जाएगा -81 × 10⁻⁻⁴ i कैप।
ये फोर्स हो गया न्यूटन में। चमक गए यार। एक बात बताओ, तुम लोगों को मैं क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुम अपने आप से ना कर पाओ? सारे के सारे कर ले रहे हो। इसका मतलब अपन जो क्लास में पढ़ रहे हैं उसका लेवल इतना है कि बोर्ड तो अपन निपटा देंगे बड़े प्यार से, ठीक है। तो एक एक चीज़ का कॉन्फिडेंस तो हमेशा रखो कि भाई ये सब तो बहुत सेकेंडरी चीज़ें, ये सब आराम से उड़ा देंगे। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम ना कर पाओ, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस के साथ अब होमवर्क करना है जो मैंने दिया है, ठीक है। अब करना है अगला क्वेश्चन। टेम, अरे यार ऐसी बात मत क्या करो। मुझे 3 क्वेश्चन कराने हैं और तुम्हें बैठ के सुनने हैं, तो तुम तो बस सुनो। किसे लिखना है? तेरे चक्कर में इतने लोग इंतजार करेंगे तो कितने लोगों का समय खाएगा? अब तो खुद सॉल्व कर ले, तू तो इंटेलिजेंट है ना। देखो इधर, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को गौर से देखो। ये क्या कह रहा है कि अपन ने एक पॉलीइथीन है जिसको अपन ने वूल से रब कर दिया, तो उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज आ गया तो उस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁷ नेचर नेगेटिव है। तो बोल रहा है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। अगर ये निगेटिवली चार्ज है इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आए होंगे, आया ना। पॉलीइथीन पीस को जब वूल से रब किया गया तो पॉलीइथीन पीस पर जो चार्ज है वो दे रखा है ना। देखो अंग्रेजी पढ़ के शायद मैं सही पढ़ रहा हूं। तो पॉलीइथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, मतलब चार्ज किस पर है? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया पॉलीइथीन का पीस, इस पर आ गया चार्ज। तो चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, कोई बता सकता है? कौन ट्रांसफर हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वूल से इस पॉलीथीन पीस पर आए हैं, तभी इस पर कैसा चार्ज आया है। इसका मतलब वूल पे कैसा आ गया होगा? शाबाश। बोल रहा है कि बताओ कितना इलेक्ट्रॉन गया। Q बराबर n ही, मेरे सभी बच्चे इस चीज को अच्छे से जानते हैं। n पूछा है 3 × 10⁻⁷ अपॉन E। E की वैल्यू बता, जल्दी बोल। 10⁻⁻, ठीक है भाई, n पता चल गया। अब वो बोल रहा है कि इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीइथीन। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो मैं तुम्हें बता चुका हूं मास तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर है ओके। समझ गए बात को? इससे आगे आप सॉल्व कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं आज इस चैप्टर पे फुल स्टॉप लगा दूंगा। आज इस चैप्टर के बाद, इसके बाद कोई बात नहीं होगी चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 समाप्त। बेटा किताब भी उधार के लेके आता है क्या? मतलब जैसे पेन यहाँ से उठाया वैसे रास्ते में किताब भी उठा लेता है क्या? अच्छा अच्छा। और एक कपड़े? अच्छा अच्छा। हमें तो भरोसा नहीं हो रहा ना जिस हिसाब से पेन उठा रहा है यहाँ से। आगे बढ़े। अंतिम 2 क्वेश्चन, इसके बाद चैप्टर समाप्त। ये क्या कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी, 2 चार्ज स्फीयर हैं, इनके सेंटर एक दूसरे से दूर है। इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। इन पे एक दूसरे पे रिपल्शन। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच Q एंड Q, Q इज 6.5 × 10⁻⁷, ये भी 6.5 × 10⁻⁷। ये इनकी रेडियाई नेग्लिजिबल है। इसका मतलब वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर कूलाम का लॉ लग जाएगा।
क्योंकि वो पॉइंट या पॉइंट लाइक चार्जेस के लिए ही लगता है। तो वो बना दिया तुमको उल्लू। अपन को बस क्या करना है, KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, फोर्स आ गया। तो पहले पार्ट में उसने यही पूछ रखा है कि फोर्स बता दीजिए कितना फोर्स है, तो अपन ने वैल्यू Q पता है, वैल्यू डाल देंगे आंसर आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। मतलब ये हो जाएगा 9 × 10⁹ Q की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁻7 × 6.5 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई R, और रेडियस कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 × 10⁻⁻2। ये सॉल्व हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मजेदार है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, सुन ले, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट। दूसरे पार्ट में क्या बोला उसने कि ये जो चार्ज है ना, इसको तो कर दिया मैंने डबल, हमने कहा ओके, और डिस्टेंस इज हाफ्ड, डिस्टेंस कितनी कर दी, आधी। तो नया फोर्स पूछ रहा है, बोर्ड पर नजर बना, K2Q × 2Q अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो F डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये 4 और 4 चौक 16, 16 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसका मतलब जो F डैश होगा वो 16 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ, आया ना। तो अगर अपन ने पहले पार्ट में फोर्स निकाल लिया है तो दूसरा फोर्स कितना हो गया, 16 टाइम, है ना। आसान 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 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ना सारे, टफ टफ तो मैं देता हूँ। ये भी छाप लिया, छापिंग छाप लो। और अब अगले 2 मिनट में इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, और ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त। फिर अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे जहां पर हम पोटेंशियल की बातें करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बातें करेंगे, और हम कैपेसिटर की बातें करेंगे। ओके, यस से नो से, यस चलिए। चलें, ये क्वेश्चन को गौर से देखो। इस क्वेश्चन में मुझे पता था इसमें मेहनत होगी, तो मैंने पहले से इसकी जुगाड़ सेट कर ली। ये सिर्फ ये तुम्हारे क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का, मतलब तीसरे क्वेश्चन है। ये तुम्हें कुछ रियलाइज कराने के लिए है। तुमको मैंने एक पॉइंट बोला था कि जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और ग्रेविटेशन वाला फोर्स होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है और इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत, ऐसा याद है तुम्हें, आया ना। अब अगर ये इतना स्ट्रांग है तो उसने कहा कि देखो, एक फॉर्मूला उसने बना के दे दिया, KE² G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। ए क्या हो रहा है तुझे, देख इधर, अंतिम बात है, पूरी दावत खत्म हो गई है, रसगुल्ला खाना बाकी है, अब तू उधर देख रहा है, रसगुल्ला खा। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई। जो चीज अपन ने पढ़ी थी कि हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, उसको बस इसने जस्टिफाई करा है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो, एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, इनके बीच में r दूरी पे अगर देखें तो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, KE² r², क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही होता है। पता है कि नहीं पता ये बात, चार्ज तो ऑलमोस्ट सेम है, मास का डिफरेंस है। तो KE² G me² r²। इसका मतलब ये जो दे रखा है ये अपन को इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो ही तो दिया है, आया ना। अब अगर ये रेशियो दिया है तो उसने अपन से एक तो डायमेंशन पूछी थी, तो ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो डायमेंशन तो 1 रहनी है। इसका मतलब ये तो डायमेंशन लेस ही रहना है। तो ये सब कचरा पट्टी का कोई भी सेंस नहीं है। अपने को पता है कि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो इसका मतलब फोर्स MLT2 - 1 MLT2 - 1, तो डायमेंशन आ गई 1। तो ये हो गया डायमेंशन लेस। अब दूसरा वाला पॉइंट जिसके लिए जद्दोजहद थी, दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें वैल्यू डालो। तो K की वैल्यू डाल दी अपन ने, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल दी अपन ने, G की वैल्यू डाल दी 6.67 × 10⁻11,
ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मास ऑफ, कौन भारी है? प्रोटॉन भारी है। कौन भारी है? प्रोटॉन भारी है। इसको सॉल्व किया तो देखो यहां पर जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? तुमने क्या निकाला था? इलेक्ट्रिक अपॉन, इसका मतलब कौन ज्यादा मजबूत है और कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है? 1,00,000 कितना होता है? 10 की पावर 5, 10 लाख 10 की पावर 6, 1 करोड़ 10 की पावर 7, 10 करोड़, तो 10⁻39 कितना हुआ? बहुत ज्यादा हुआ ना। तो इसीलिए कि जब इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल दोनों फोर्स आए तो अपन को किसको माई बाप मानना है? इलेक्ट्रिक फोर्स को। इसीलिए लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि हमने वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। ओके, इस प्रकार के चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।